Okay, so hope you all doing well with the preparations and I'm here with another video on the topic enzyme important formula and PYQ. तो आज का हमारा टॉपिक है माइकलसन मेंटेन इक्वेशन और स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम टर्नओवर नंबर वगैरह वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हमारे टर्म्स हैं वो सारे आज हम कवर करेंगे। पर एक जो हम पार्ट 2 में लेके जा रहे हैं वो है एंजाइम इनिबिशन। वो एक्स्ट्रा थोड़ा बड़ा पार्ट बैठ जाता है, वो मैंने एंजाइम इनिबिशन में मतलब ट्रांसफर कर दिया, वो पार्ट 2 में करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है एंजाइम। ऑब्वियसली पहला टॉपिक है एंजाइम। तो एक्चुअली एंजाइम होता क्या है? एंजाइम को हम पता क्या बोल सकते हैं? नेचुरली अकरिंग कैटलिस्ट। यानी कि जो हमारे शरीर के अंदर ही जो कैटलिस्ट होते हैं उनको एंजाइम कहते हैं, जो कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलिस्ट एज अ कैटलिस्ट उनमें एक्ट करें। ठीक है, यानी कि उनकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दें, यानी कि उनकी जो भी वो जिस रेट पे बन रहे हैं उनसे ज़्यादा रेट पे बने, तो उनकी रेट ऑफ रिएक्शन अगर बढ़ जाती है तो उसे कहते हैं एंजाइम। वो नेगेटिव भी जा सकती है और पॉजिटिव भी जा सकती है, मतलब आगे भी बढ़ सकती है पीछे भी बढ़ सकती है अगर वो इक्विलिब्रियम में या फिर दोनों डायरेक्शनल में है। बाई डायरेक्शनल या फिर हम कुछ भी कह सकते हैं, रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल, कई सारे टर्म्स हैं। तो एंजाइम समझ में आया क्या हुआ? फिर ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा E+S, इससे हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से फिर हमारे पास सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट बन के प्रोडक्ट रिलीज हो गया, तो ये हमारे पास एंजाइम प्लस प्रोडक्ट आ गया। अब ये बीच में K1 K2 ये है क्या? ये क्या है? ये है हमारे कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसे? कभी भी जब हम रेट लिखते हैं ना, रेट, तो रेट इक्वल्स टू होता है कोई भी कांस्टेंट और मल्टीप्लाई बाय वो रेट किस पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, कभी भी जो किस पे डिपेंड कर रही है, मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है? K1। तो अब जैसे अगर हम रेट निकालने हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बनने की, तो रेट क्या होती है? किसी का भी डिफरेंशिएशन अगर हम dt से कर दें, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम करें, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेट। यानी कि d बाय dt। थोड़ा कोने में हो गया, अरे यार ये। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पे जगह नहीं, यहीं पे नीचे लिख देता हूँ। अगर हम लिखें d बाय dt, तो ये हमारे पास क्या हो गया? रेट। ये तो क्या है हमारे पास? रेट किसकी? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, ES। तो ये किस पर डिपेंड कर रही है? हमारा कांस्टेंट क्या है? K1, जो कि एंजाइम सबस्ट्रेट से ES बना रहा है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से। तो एक तो ये K1 पे डिपेंड कर रही है। सॉरी, K1 तो है हमारा कांस्टेंट, डिपेंड किस पर कर रही है? कंसंट्रेशन ऑफ E एंड S। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंसंट्रेशन ऑफ E मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ S। तो अब समझ में आया K1 क्या है? K1 वो कांस्टेंट है जो कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन में लगता है। रेट ऑफ रिएक्शन का जो कांस्टेंट है उसको क्या कहते हैं हम? K1 नहीं, K कहते हैं। K माइनस अलग अलग हमने दे दिए। K2 है जो ES से E+P बना रहा है, वो कांस्टेंट हो गया किस रेट का? कि ES से E+P बनने में। ठीक है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनने की रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन पे, और K2 कांस्टेंट का मल्टीप्लाई उसमें हम करेंगे। ऐसे ही एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट बनने वापस बैक सबस्ट्रेट बनने की रेट जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? K-1 और हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे। डिपेंड किस पे कर रही है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के कंसंट्रेशन पे, और -K1 जो है हमारे पास, K-1 जो है हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये समझ में आया K1 K-1 K2 क्या है? ये सब हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो कि रेट को डिफाइन करने में या रेट को फाइंड करने में हमारे पास हेल्प करते हैं। अब समझते हैं एंजाइम कर क्या रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जा रही है। एंजाइम पता करता क्या है? ये जो पॉइंट है ना, ये जो दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। ये इतना पार्ट कवर नहीं करा है, इसको ये यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो पार्ट है ये है ट्रांजिशन स्टेट। तो जो भी सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट को पहले ट्रांजिशन स्टेट पे ऊपर हाई एनर्जी में जाना पड़ता है, तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये नॉर्मल रिएक्शन है। एक एग्जांपल लेते हैं। आपको गेट के लिए पढ़ने बैठना है, ठीक है, पर आपका मन नहीं कर रहा है, आप टीवी देख रहे हो, वेब शोज देख रहे हो, कूदावादी कर रहे हो, भाग रहे हो इधर उधर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आप नॉर्मल सबस्ट्रेट, उससे फिर प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट हमारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स हमारे प्रोडक्ट। आपको क्या बनाना है? शॉर्ट नोट्स। पर मन नहीं कर रहा है, आपको पहले अपने मन नहीं कर रहा है उससे ऊपर जाना पड़ेगा, फिर वेब सीरीज के एडिक्शन से ऊपर जाना पड़ेगा,
फिर किससे जाना पड़ेगा? मन बनाना पड़ेगा कि नहीं, हाँ बैठ के पढ़ना है इतनी देर तक। फिर क्या चीज़ करनी पड़ेगी? भूख लग रही है भाई, उसको कम करनी पड़ेगी कि भाई अब कुछ खाने का मन कर रहा है, वो उठने हैं। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आप कम करते जाओगे ना, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंच जाओगे। जब ये सब खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, तो इस पॉइंट पे आप बैठ गए क्या? नोट्स बनाने। और एक बार बैठ गए तो फिर वो खत्म होके उठता है। फिर बीच में डिस्टर्बेंस वगैरह की नौटंकी वो सब वो होता है इनिबिशन, ठीक है ना, वो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बीच में कोई भी दिक्कत नहीं आती, तो सीधे हमारे पास क्या बनता है? प्रोडक्ट, जो कि हमारे पास शॉर्ट नोट्स। ठीक है। सबस्ट्रेट क्या था हमारे पास? रॉ मटेरियल, यानी कि हमारे पास वीडियो लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ। और प्रोडक्ट क्या है? आपके शॉर्ट नोट्स, जो कि इस लेक्चर को देख के आप बनाओगे। अब ये लेक्चर देखने के लिए आपको ये चार चीजें क्या क्या हमारे पास थी? मन नहीं कर रहा है, भूख लग रही है, या फिर वेब सीरीज देखनी है, या फिर इधर उधर कूदाफादी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजों को कंप्लीट करके इस ट्रांजिशन स्टेट पे पहुंचना था, जिससे कि आप प्रोडक्ट। अब एंजाइम क्या काम करता है? एंजाइम या तो आप मोटिवेशन ले लो, ठीक है ना, या तो वो काम करेगा मोटिवेशन की, कि वो मोटिवेशन आपको ये सब ओवरकम करने में, इन सब की, जो आपको यहाँ पे इतना ऊपर जाना पड़ता है, ये सब कम करना पड़ेगा। ठीक है ना, थोड़ा सस्ते में निपट जाओगे। या फिर एक एग्जांपल देते हैं, एंजाइम है हमारा बापू। आप कूदाफादी कर रहे थे, आप वेब सीरीज देख रहे थे, आप और क्या कर रहे थे? आप वेब सीरीज देख रहे थे, आपको भूख लग रही थी, आप इधर उधर भाग रहे थे। बापू ने पकड़ा। किसने पकड़ा? बापू ने। एंजाइम कौन है? बापू। किसका? सबस्ट्रेट का, यानी कि आपका। एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्बिनेशन बना। उनने लगाए दो थप्पड़ और बिठाया सीट पर, और पीछे खड़े हो गए। पकड़ के रखा बापू जी ने पीछे। अब पकड़ के रखा तो ना आपको भूख लगनी है, ठीक है, ना आपको वेब सीरीज आनी है दिमाग में, ठीक है, ना आपको इधर उधर भगना है, क्योंकि जो दो थप्पड़ लगे ना, उससे जो आपकी एनर्जी थी, जो इधर उधर भग रहे थे, ये एनर्जी होगी हमारे पास कम। और ये जो कम एनर्जी हुई ना हमारे पास, ठीक है, ये अब एनर्जी हमें हेल्प करेगी कि, देखो मन तो तब भी बनाना पड़ेगा ना। मन देखो, थप्पड़ लगे चाहे जूते पड़े, मन तो जब नोट्स बनाने का होगा तभी बनेंगे। ठीक है ना, बैठ के नाटक कर सकते हो, पर अब मन बनाने के लिए थोड़ी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ मन बनाने की एनर्जी लगानी है, ना कि हमें वेब सीरीज एडिक्शन वाला वो हट गया। ठीक है। हमारे पास भूख लग रही थी, वो हट गई। हमें इधर उधर भग रहे थे, वो हट गया। किससे हट गया? सिर्फ दो चाटे बापू जी के। यानी कि एंजाइम के दो चाटे से सबस्ट्रेट जो है, सिर्फ उसको मन बनाने के लिए ट्रांजिशन स्टेट पे जाना पड़ता है थोड़ा ऊपर, फिर वापस नीचे आके वो प्रोडक्ट बना देता है, और ये हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाता है, जो कि नोट्स हैं। ठीक है। सबस्ट्रेट हमारी लेक्चर्स, लेक्चर हमने लेने शुरू करे, लेक्चर लेने बिठाया किसने? बापू जी ने। अब लेक्चर मन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, वो समझना तो पड़ेगा। वो समझने के लिए, मन बनाने के लिए हमें थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो हो गई हमारी ये ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। अब उनसे फिर शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए वापस नीचे हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई, जो हमने एक्सेप्ट करी थी लेक्चर से, वो हमारे बन गए वापस प्रोडक्ट। एंजाइम और प्रोडक्ट फिर अलग अलग हो गए। प्रोडक्ट और एंजाइम कैसे अलग अलग हुए? बापू जी ने आपको छोड़ दिया, आपके नोट्स बने बनाए देख लिए, हाँ ठीक है बच्चा पढ़ रहा है, अब वो चले गए और आपने प्रोडक्ट यानी कि नोट्स बना लिए। ठीक है। समझ में आया? एंजाइम कौन है? बापू। सबस्ट्रेट क्या है? लेक्चर। प्रोडक्ट क्या है? नोट्स। ठीक है। मन बनाने के लिए थोड़ी बहुत ट्रांजिशन स्टेट लगेगी, मतलब एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी हमें थोड़ी बहुत चाहिए होती है। बाकी की एनर्जी जो हम फालतू की इधर उधर भटक रहे हैं, वो एनर्जी क्या कर देता है? एंजाइम दो थप्पड़ मार के निकलवा देता है, वहीं की वहीं कम कर देता है, जिससे कि ट्रांजिशन स्टेट हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। और अगर लॉजिकली देखा जाए, ये तो आपको याद करने का तरीका है। क्या होता है? सबस्ट्रेट जो है, वो एंजाइम के साथ बॉन्डिंग बनाता है, एनिक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो जो बॉन्ड बनता है ना, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स बनते चले जाते हैं, वो उतनी कम एनर्जी पे चलता चला जाता है। जितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, एंजाइम वो बन गए, जितने बॉन्ड बनते गए, एंजाइम रिलीज, एनर्जी रिलीज तो होती गई। तो वो जो एनर्जी रिलीज हुई, वो हमें ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करने में हेल्प करती है, जिससे कि ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है। ये जो है नॉर्मल। और ये बापू जी के साथ, जो कि जिनने हमारी हेल्प करी, या फिर हमारे साथ बॉन्ड बना के, तो थप्पड़ लगा के बॉन्ड बना के ये एनर्जी हमारी कम कर दी। ठीक है। अब ये एनर्जी से हम आसानी से वापस से प्रोडक्ट यानी कि हमारे शॉर्ट नोट्स पे वापस से जा सकते हैं। तो ये समझ में आया ये सब क्या हुआ? ठीक है। तो लेते फिर एक दो क्वेश्चन देते हैं। अब देखो, डेल जी, अच्छा मैं समझा दे रहा हूँ डेल जी, और ये और बता देता हूँ। डेल जी क्या होता है ना, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है, अगर इसको हम ये मैंने लाइन थोड़ा समझ जाना, देखो सीधी है वो, उससे खींच रहा हूँ, समझ जाया करो यार, भावना है। तो ये जो है ना, ये, या फिर इसको मैं अगर सीधा कर दूं, ये
तो ये तो है, ये है सबस्ट्रेट की ग्राउंड स्टेट, यानी कि लेक्चर पढ़ा हुआ यूट्यूब पे। और ये है प्रोडक्ट की ग्राउंड स्टेट, यानी कि प्रोडक्ट तैयार हो गया है, प्रोडक्ट यानी शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स उतने के उतने बनेंगे और लेक्चर वहीं का वहीं रहेगा। तो ये दोनों अपनी जगह से हिलेंगे नहीं हिलेंगे। क्या इसको कोई हिला सकता है? नहीं हिला सकता, वहीं के वहीं रहेंगे। तो इसके बीच की जो एनर्जी है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तक ले जाने की जो एनर्जी है, ये चेंज होगी। चाहे तुम एंजाइम लगा लो चाहे वो लगा लो। एंड ये जो गिब्स फ्री, इसको क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, ये उतने की उतनी ही रहनी है। चेंज क्या हो रहा है? वो हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि जितनी हमें एनर्जी लगानी पड़ रही थी प्रोडक्ट बनाने में पहले, शॉर्ट नोट्स बनाने में, वो एनर्जी हमारी थोड़ी कम हो गई। यानी कि हमें मन थोड़ा कम बनाना पड़ा, इधर उधर कूद रहे थे वो एनर्जी हमारी बच गई, वेब सीरीज देख रहे थे वो एनर्जी बच गई, ठीक है ना, गेम खेल रहे थे वो एनर्जी बच गई। ठीक है, वो एनर्जी ये जो हमारी बच गई वो हमारे बापू के दो थप्पड़ से। तो वो चीज़ हमारे पास आ गया। ये जो डिफरेंस है सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट का डिफरेंस आता है। जो गिब्स फ्री एनर्जी है टोटल, वो उतनी की उतनी ही रहेगी, क्योंकि सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट तो वही की वही है ना। नोट शॉर्ट नोट्स उतने ही बनेंगे। ठीक है, लेक्चर वही का वही रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ समझ में आई। तो अब बढ़ते हैं अपनी तरफ। ये अब इसमें क्या पूछा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट चेंज होगा? ये जो K1 था क्या ये चेंज होगा? ये तो वहीं का वहीं रहेगा ना। कांस्टेंट रेट, रेट बढ़ रही है। रेट किस पर डिपेंड कर रही है? एंजाइम और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रेट बात करें, सबस्ट्रेट क्या बढ़ाता था? रेट। यानी कि अगर इसको बढ़ाना है तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट का, इनका जो कंजप्शन है ये बढ़ जाएगा, जिससे कि ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। K1 क्या है? K1 कांस्टेंट है, क्या इस पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। E और S की जो कंसंट्रेशन अगर बढ़ गई तो DES बनने की जो रेट है वो भी बढ़ जाएगी। एंजाइम ज़्यादा डाल दोगे या सबस्ट्रेट ज़्यादा डाल दोगे तो ES कॉम्प्लेक्स ज़्यादा ही बनेगा ना। सबस्ट्रेट और एंजाइम कम होंगे तो ES कम बनेगा। ठीक है ना। अगर सबस्ट्रेट शॉर्ट नोट, अगर लेक्चर कम होंगे तो प्रोडक्ट कम बनेगा। ठीक है, लेक्चर ज़्यादा होंगे तो शॉर्ट नोट ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, एंजाइम कम होगा यानी कि थप्पड़ एक लगेगा तो कम है ना, मतलब कम नोट्स बन पाएंगे। दो थप्पड़ दो नोट्स, चार थप्पड़ चार नोट्स। ठीक है, जितने थप्पड़ उतने नोट्स, उतनी देर तक बैठ के, जितनी ज़्यादा थप्पड़ लगेंगे उतनी ज़्यादा देर तक बैठ के नोट्स बना पाओगे। ठीक है, वो चीज़ है। तो क्या बीच का जो ये के है, ये चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो के इक्विलिब्रियम वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब बात है डेल जी। डेल जी क्या होती है? हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी पहले बताई थी, क्या बताया था? क्या हमारे नोट्स चेंज हो रहे हैं? नहीं, वहीं के वहीं बनेंगे। क्या हमारा लेक्चर चेंज हुआ? नहीं, वहीं के वहीं बनेगा। तो कुछ चेंज आया? नहीं आया। तो फिर जो डेल जी है वो भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या है? एंजाइम डू नॉट इफेक्ट डेल जी एंड के इक्विलिब्रियम। तो करता क्या है भाई? उन्होंने डेल जी चेंज नहीं करा, करता क्या है एंजाइम? अभी बताया मैंने करता क्या है एंजाइम। एंजाइम ट्रांजिशन स्टेट चेंज करता है। जितनी एनर्जी आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ रही है ना, वो एक्स्ट्रा एनर्जी को कम कर देता है। ठीक है, तो उसी के ऊपर दूसरा क्वेश्चन है, एन एंजाइम कैटलिस्ट द रिएक्शन बाय, कैसे कैटलाइज करता है? डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की एनर्जी डिक्रीज करी, वो तो ग्राउंड स्टेट पे ही था ना। ठीक है, जितने लेक्चर थे उतने ही थे ना, कम ज्यादा तो नहीं हुए ना। वो वही है, मतलब उनको पढ़ने के लिए जो एनर्जी लगानी पड़ी वो तो उतनी लगेगी ना। ठीक है, अब डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन कम करी। हाँ, एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि आपको एक्टिवेट कैसे कर रहा है वो। क्या, जो हमारे पास चार पांच चीजें थी ना, दो थप्पड़ लगाए हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी हमारी कम हो गई। एक्टिवेशन यानी कि हमारे एक्टिव होकर पढ़ने की एनर्जी, मन बनाना, ये सारी जो जितनी भी नौटंकी मैंने बताई थी वगैरह वगैरह, वो जो एक्टिवेशन करने की एनर्जी थी वो हमारी कम हुई कि नहीं? दो थप्पड़ लगे वो एनर्जी कम हो गई और हमने कर लिया। ठीक है, डिक्रीज द प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी गिराई क्या? एनर्जी ऊपर 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 नीचे करी क्या प्रोडक्ट की? नहीं। जितने नोट्स बनने तो उतने के उतने ही बनेंगे। इंक्रीज द एक्टिवेशन बैरियर, भाई ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, ये क्या बोल रहा है? इंक्रीज द एक्टिवेशन बैरियर, यानी कि चार चीजें और बता दी तुम्हें। पढ़ना, पढ़ने के चार रीजन और बढ़ा दिए कि ना पढ़ो तुम। ऐसा तो नहीं कर रहे ना बापू, दो थप्पड़ ला के पढ़ाने बैठा रहे हैं, काम के लिए नहीं बुला रहे। ठीक है, तो इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ये भी नहीं। तो हमारे पास क्या आंसर आया? डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। दो थप्पड़ लगने के बाद जो 10 चीजें दिमाग में घूम रही थी वो कम हुई, और हमने क्या कहते हैं, लेक्चर लेके जो भी है वो बनाए, क्या बनाए? शॉर्ट नोट्स बनाए। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया
क्या एंजाइम क्या करता है, कैसे करता है, क्यों करता है। ये दोनों ही गेट के क्वेश्चंस हैं, गेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास मैकलिस मेंटन इक्वेशन। तो मैकलिस मेंटन इक्वेशन क्या कहती है, द रेट वी नॉट क्या है, वेलोसिटी, या फिर हम कहेंगे रेट। क्या होती है रेट, वी मैक्स डिवाइड मल्टीप्लाई बाय सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय के एम प्लस एस। एस समझ में आ गया, सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट की क्या कंसंट्रेशन, वी मैक्स समझ में आ गया, मैक्सिमम वेलोसिटी, वी नॉट समझ में आ गया कि वेलोसिटी उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी कितनी है। अब हमें एक चीज समझ में नहीं है, ये के एम क्या चीज है, ये के एम कहाँ से आ गया, ये क्या नौटंकी है। तो के एम क्या है, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जिस पे क्या हो, हाफ वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी आदि हो, उसको क्या कहेंगे हम, एस। क्या कहते हैं, के एम। रख के देखे ना, हाफ वी एम एक्स अगर यहाँ पे रख के देखोगे, वी नॉट की जगह पे हाफ वी एम एक्स रख के देखोगे तो 1/2 वी एम इक्वल्स टू वी एम प्लस एस डिवाइड बाय के एम प्लस एस। तो वी एम से वी एम कैंसिल, टू इधर चला गया, तो के एम प्लस एस इक्वल्स टू 2s। तो के एम इक्वल्स टू क्या हो गया, के एम इक्वल्स टू हो गया एस, एस माइनस 2s एस। तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एट v इक्वल्स टू वी 1/2 वी मैक्स क्या होती है, के एम क्या होता है, माइकलसन मेंटन कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ माइकलसन मेंटन इक्वेशन। ये क्या होता है, ये हमारी एफिनिटी को भी बताता है कि एंजाइम की एफिनिटी टुवर्ड क्या कहते हैं उसे, एंजाइम की एफिनिटी टुवर्ड सबस्ट्रेट क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड और आ गया, केडी। केडी कौन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होगी K2/K-1/K1, K-1/K1 प्लस K2/K1। ये क्या करा हमने, इस इक्वेशन को कर दिया K2/K1, K1 का हमने दोनों में डिवाइड कर दिया, K2/K1 प्लस K-1/K1, ठीक है। तो ये जो है इसको हम क्या लिखते हैं, के डी। तो ये हो गया के डी प्लस K2/K1, के एम की वैल्यू। के एम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे मतलब मेनली क्वेश्चन ये था, के एम की वैल्यू आपको दी हुई होती है, आपको फाइंड नहीं करनी होती है, पर तब भी ये फॉर्मूला याद रखो, ठीक है ना, कब काम आ जाए किसको पता, ठीक है। तो के डी प्लस K2/K1, ये कब होता है, जब K2/K1 की वैल्यू बहुत स्मॉल हो। क्या हो, स्मॉल। अब कब स्मॉल होगी, जब K1 की वैल्यू बहुत ज्यादा हो बजाय K2 के, K2 के बजाय अगर K1 की वैल्यू ज्यादा हुई तो K2/K1 स्मॉल होगा ना, जब नीचे डिवीजन जो हम कर रहे हैं डिवाइड, वो अगर ज्यादा होगा, 2 का 4 से डिवाइड करोगे तो कम होगा, 2 का 8 से डिवाइड करोगे तो और कम होगा, 2 का 10 से डिवाइड करोगे और कम होगा, ठीक है। K2 की वैल्यू बजाय K1 के कितनी ज्यादा कम होती जाएगी, उतनी ज्यादा वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ये अ, हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली पता करा गया है क्या, कि K2 जो होता है हमारा सबसे रेट लिमिटिंग फैक्टर होता है। रेट लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है अभी ये बताओ, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक फैक्ट्री में काम हो रहा है, तो फैक्ट्री नहीं, लड्डू बनने हैं हमारे साथ, हमारे घर पे बनने हैं क्या, लड्डू, ठीक है। अब लड्डू बन रहे हैं, तो लड्डू बनने के बाद वो लड्डू हमें देने हैं अपने रिश्तेदारों के घर। तो घर पे हम बैठे हैं, हम कौन है, एंजाइम, लड्डू क्या है, सबस्ट्रेट। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट यानी कि ईएस, यानी कि लड्डू हाथ में बनना शुरू हो गए हैं, और ईएस यानी कि हमारे पास डब्बे में हमारे लड्डू पैक हो गए हैं। अब लड्डू ई प्लस पी कैसे होगा, वो लड्डू हमें पहुंचाने हैं किसके घर पे, रिलेटिव्स के घर पे। अब वो हमारे पास सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लग रहा है, लड्डू तो तुरंत तुरंत बन रहे हैं भाई साहब, रिलेटिव्स का घर बहुत दूर है, दूर दूर जाके करना पड़ रहा है। तो टाइम किस में लग रहा है, रिलेटिव्स के घर जाने में, ठीक है। तो दिक्कत कहाँ आई, अगर हम रेट कहें पूरी रिएक्शन की, लड्डू मतलब जो लड्डू बनाने के लिए जो हमारा रॉ मटेरियल था, जो हमारा बेस, या फिर बूंदी के लड्डू, जो बूंदी थी और तुम थे, ठीक है, वो थे, वहां से लेके जो भी हमारे रिश्तेदार हैं उनके घर तक पहुंचने की जो रेट है वो क्या है, वो किस पे डिपेंड करेगी, जो सबसे कम करेगा। तुमने भले ही लड्डू बहुत तेज तेज बना दिए, पर वो जो लड्डू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट यानी कि रिलेटिव के कब तभी पहुंचेगा ना जब वो पहुंचाएगा, वो अगर धीरे धीरे कर रहा है। अगर ये मान लो तुम 1 मिनट में 10 लड्डू बना रहे हो, और वो 1 मिनट में
सिर्फ 2 लड्डू पहुंचा पा रहा है। ठीक है, तो रेट 1 मिनट में 10 लड्डू की तो मानेंगे नहीं। पूरी अगर हम रेट देखेंगे तो 1 मिनट में जो 2 लड्डू वहां पे पहुंच रहे हैं यही। अगर तुम 10 के 12 कर दो, +2 भी बनाने लग जाओ, पर वो पहुंचाएगा तो दो ही। तुम 20 बना दो, +8 और कर दिए तुमने, 20 बना दिए 1 मिनट में लड्डू, पर पहुंचा तो वो दो ही रहा भाई साहब। तुम कितना भी इसे बढ़ा लो, पर जो रेट रहेगी वो तो इसी पे डिपेंड करेगी ना। किस पे? कौन से फैक्टर पे कि वो कितनी देर में रिश्तेदार के घर पहुंचा रहा है। तो जो सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन होती है उसी पर रेट डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये जो हमारा ई एस से ई प्लस पी बनने वाली जो रिएक्शन होती है ये सबसे स्लोएस्ट होती है। तो जो हमारी पूरी रेट ऑफ रिएक्शन है ई प्लस एस से ई प्लस पी तक बनना, वो किस पे डिपेंड करती है? ए के टू पर। ठीक है, तो K2 जो होता है वो कम होता है कंपेरेटिवली K1। ये यहीं से पता चल गया ना, K2 मैंने अभी तो बताया K2 रेट लिमिटिंग है, कम है, बजाय K1। K1 तो जल्दी जल्दी हो रहा है ना, ES जल्दी जल्दी बनना है। तो इसको क्या कहते हैं? K2 कम वही होगा KD। ये फिर उसके बाद Km जो होगा हमारे पास, क्या बता रहा है? एफिनिटी ऑफ एंजाइम टुवर्ड द सबस्ट्रेट। ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये पूरा समझ में आया। अब हमारे पास एक और नाम आता है टर्न ओवर नंबर। भाई साहब ये क्या भला है? इसको कहते हैं के कैट। के कैट इक्वल्स होता है वी मैक्स डिवाइडेड बाई ई टी। ई टी क्या होता है? टोटल एंजाइम। क्या होता है? टोटल एंजाइम इन द, मतलब कितने लोग बैठे हैं वहां पे लड्डू बनाने के लिए। ठीक है, तुम बैठे हो, तुम्हारा भाई बैठा, तुम्हारी मम्मी बैठी, तुम्हारे पिताजी बैठे, ताऊ फूफा चाचा जो जो बैठे हुए हैं, वो हो गया हमारे पास टोटल एंजाइम। ठीक है, तो टर्न ओवर नंबर क्या हो गया कि तुमने कितने लड्डू बना के दिए, कितनी वेलोसिटी डिवाइड बाय कितने तुम बैठे हुए थे, तो वो हमारे पास टर्न ओवर नंबर आ जाता है। ठीक है, तो अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे बढ़ जाओ भाई साहब। तो यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे माइकलसन मेंटन काइनेटिक्स थी जो मैंने पीछे इक्वेशन पढ़ी थी। तो हमने क्या करा, हमने जो एंजाइम था ना, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ई टी डैश इक्वल्स टू, हमने 2 टाइम्स ऑफ ई टी कर दिया। यानी कि पहले जो एंजाइम की रिएक्शन, जो एंजाइम था, जितना एंजाइम पहले था उससे हमने एंजाइम को डबल कर दिया। तो बताओ वी मैक्स और के एम में क्या चेंज आएगा? यानी कि पहले तुम और तुम्हारा भाई बैठे थे, अब तुम, तुम्हारा भाई, तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे पिताजी भी बैठ गए, यानी कि डबल हो गए लोग। पहले दो थे, अब 4 हो गए। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं लड्डू बनाते समय लड के एम और वी मैक्स में क्या चेंज आएगा। अब एक बात बताओ, लड्डू बनाने की एफिनिटी, तुम्हें थकान हो रही है, जो भी हो रहा है, तुम लड्डू बना रहे हो, तो लड्डू बनाने की जो एफिनिटी है टुवर्ड कितन किसके, जो तुम जितने एंजाइम बढ़ा लो, वो लड्डू तो उतने ही बनाएंगे ना। एफिनिटी तो तुम्हारी लड्डू पकड़ने की दो ही हाथ है ना, तुम 10 हाथ तो नहीं लेके आओगे ना एक इंसान के अलग से। इंसान के हाथ तो दो ही हैं, एक बार में दो ही लड्डू बना पाएगा। 4 लोग बैठ गए, चारों अलग अलग दो दो लड्डू, पर हर एक इंसान की देखी जाए तो दो दो लड्डू ही बना पाएगा। तो पर्टिकुलर एक इंसान की एफिनिटी देखी जाए तो वो 2 लड्डू की है। वो घट घट बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही ना। तो उसको क्या कहेंगे? केएम। केएम घट बढ़ रहा है। अगर हम एंजाइम डबल भी कर दें तो हाथ तो एक एंजाइम के दो ही है ना, मतलब हमारे हाथ तो दो ही है ना, तो केएम घट रहा है बढ़ रहा है? नहीं। पर वीमैक्स, यानी कि किस रेट से लड्डू बन रहे हैं, पहले तुम 2 लोग थे, अब 4 लोग हो। पहले 2 हाथ थे, अब कितने हो गए? दो और दो 4 हाथ। पहले सॉरी, पहले 4 हाथ थे, अब हो गए 8 हाथ। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि 8 8 हाथ हैं तो एक बार में 8 लड्डू बनेंगे, पहले एक बार में 4 लड्डू बन रहे थे। तो मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ी ना। टाइम तो उतना ही लगा, कितने मिनट में बनाए? 1 मिनट में। कितने मिनट में बनाए? 1 मिनट में। 1 मिनट में पहले 4 लड्डू बनने थे, 1 मिनट में अब 8 लड्डू बनने हैं, तो मैक्सिमम वेलोसिटी बढ़ी क्या नहीं बढ़ी? तो वी मैक्स क्या हुआ हमारा? बढ़ा। और के एम क्या रहा? रिमेन द सेम। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। ये तो हमने बता दिया थोड़ा ट्रिक से, याद याद रखने की तरीका। अगर वैसे देखा जाए तो के एम कब कब बढ़ता है? के एम कब बढ़ता है? जब एंजाइम चेंज हो जाए। क्या चेंज हो जाए? एंजाइम। तुम, तुम्हारे मम्मी पापा और सबकी एंजाइम कैफिनिटी एक ही थी, तुम दो दो हाथ से ही बना रहे थे और उसी रेट पर बना रहे थे 1 1 मिनट पे। पर अगर हमने एंजाइम चेंज कर दिया, हम हलवाई को ले आए, हलवाई की ये रफ्तार अलग लेवल की, उसकी एफिनिटी लड्डू बनाने की, भाई साहब वो 2 हाथों से 4 बनाता है। ठीक है, तो उसकी एफिनिटी अलग हुई, तो हम एंजाइम अलग ले आए, तो केएम की वैल्यू क्या होगी? चेंज।
पर यहाँ पे एंजाइम तो सेम है ना, एंजाइम वही का वही है, वही वाला एंजाइम है, एंजाइम तो हमने चेंज नहीं करा है, तो केएम वही रहेगा। अब अगर हम सबस्ट्रेट क्या करें कि सबस्ट्रेट नहीं, हाँ, तो एक चीज हम क्या कर सकते हैं, हम अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें या पीएच बढ़ा दें, पीएच को ऑप्टिमल कर दें या ऐसे फिजिकल चेंजेस कर दें, तो उससे क्या होगा, केएम चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एफिनिटी चेंज हो जाएगी ना। जैसे किसी चीज में पानी घोलते टेम्परेचर चेंज हो जाए, इसको हम बॉन्डिंग से ही समझ सकते हैं। ठीक है, अगर प्रेशर बढ़ेगा कि कम टाइम में हमें ज्यादा लड्डू बनाए, प्रेशर बढ़ेगा तो तुम भले ही सेम एंजाइम हो, तुम भी तेज लड्डू बना दोगे। कब बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, यानी प्रेशर वहां पे उनके लिए टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी एफिनिटी बढ़ जाएगी, ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से, और वो जल्दी जल्दी वो क्या बनाएंगे, लड्डू बना देंगे। मतलब सॉरी, जो भी है सबस्ट्रेट बना, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना देंगे कौन, एंजाइम। तो उस टाइम पे केएम चेंज होगा, तो टेम्परेचर चेंज हुआ नहीं हुआ, टोटल क्या कहते हैं हमारे पास नया एंजाइम बन के आया नहीं आया, तो केएम चेंज होगा नहीं होगा, केएम तो वही का वही रहेगा। पर हाँ, वीमेक्स चेंज हो सकता है, वीमेक्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, वीमेक्स इक्वल्स टू के कैट मल्टीप्लाई बाय टोटल ऑफ, टोटल एंजाइम, टोटल एंजाइम चेंज हुए, हाँ, टोटल एंजाइम तो चेंज हो गए ना, टोटल एंजाइम चेंज, तो टोटल एंजाइम जैसे ही चेंज हुए ये डबल हो गए, तो वीमैक्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम इसको ईटी को 2 - ईटी लिख दें तो वी एम इक्वल्स टू V' M इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वी एम हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये इसमें बताना चाह रहा है कि वेलोसिटी डबल हुई, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था, दो इंसान 4 लड्डू बना पा रहे हैं तो 4 इंसान आ जाएंगे, 8 लड्डू बना देंगे। टाइम कितना लग रहा है, 1 ही मिनट लग रहा, 1 ही मिनट लग रहा है, तो फिर वेलोसिटी क्या हुई, बढ़ गई। पर एफिनिटी तो वही रहेगी, एफिनिटी वही रहेगी, क्योंकि घर वाले सेम है, सबकी सब एफिनिटी सेम है, हलवाई को नहीं बुला के लेके आए हम। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई, मैकल से मेंटन इक्वेशन कैसे है, हलवाई कौन है, हम कौन है, हम एंजाइम हैं, सबस्ट्रेट कौन है, सबस्ट्रेट क्या है, हमारे बूंदी के लड्डू, बूंदी है, हमें बना के देना है, लड्डू बना के देना है। ठीक है, तो ये अब हमारे पास एक और बला आ गई, इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी, स्पेसिफिटी, सॉरी, माय बैड, स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एक तीन और नई जुड़वा से, तीन नए जुड़वा हमारे पास आ गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है 1 यूनिट ऑफ एंजाइम कितना mg ऑफ प्रोटीन को कन्वर्ट कर पा रहा है या ml ऑफ प्रोटीन को कन्वर्ट कर पाता है। ठीक है, अब तुम कहोगे ये 1 यूनिट क्या नौटंकी आ गई, नहीं भाई साहब, बहुत नौटंकी है, बहुत बसौनी है। ठीक है, तो मैं याद एक दो चीजें ही करनी है, पर उनसे चीजें ना इधर उधर से निकाल के लेके आनी है। खैर चलो पहले ये देखते हैं। तो 1 यूनिट जो है हमारा, 1 यूनिट इक्वल्स टू होता है आई, इसको यूनिट कहते हैं या फिर इंटरनेशनल यूनिट भी कहते हैं। तो ये जो 1 यूनिट या 1 इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है, एंजाइम एक्टिविटी। ये क्या होती है, 1 यूनिट होती है कितना एक माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट 1 मिनट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको कहते हैं 1 इंटरनेशनल यूनिट। यानी कि 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट, 1 माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट अगर 1 मिनट में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, 1 यूनिट एंजाइम एक्टिविटी। क्या कहेंगे, 1 यूनिट एंजाइम एक्टिविटी, 1 यूनिट या फिर 1 इंटरनेशनल इंटरनेशनल यूनिट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। ठीक है, ये चीज समझ में आई। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होती है, यूनिट डिवाइडेड बाय पर ml या पर mg ऑफ प्रोटीन। 1 यूनिट ऑफ एंजाइम पर यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या होती है, स्पेसिफिक एक्टिविटी। 1 इंटरनेशनल यूनिट होती है माइक्रोमोल पर मिनट। अगर और एक और हमारे पास के ए टी कैटल, 1 कैटल के ए टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फुल होता है के ए टी ए एल कैटल। तो 1 कैटल क्या होता है, 1 मोल ऑफ एंजाइम पर सेकेंड, सॉरी 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट 1 सेकेंड में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको कहते हैं 1 कैटल एंजाइम एक्टिविटी। 1 कैटल एंजाइम एक्टिविटी होती है 1 मोल ऑफ सबस्ट्रेट कितने सेकंड में, 1 सेकंड में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है ना, तो उसको कहेंगे 1 कैटल।
और ये क्या है, अब इसका जो कन्वर्जन है वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, ये तुम्हारा होमवर्क है, या जो भी तुम समझना चाहो कर लेना। नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम पे आ जाना यार, मैं बता दूंगा। ठीक है, पूछ लेना, बता दूंगा। तो करना क्या है ना, माइक्रोमोल को मोल में चेंज कर देना, मिनट को सेकंड में चेंज कर देना, सेकंड डिवाइड में डिवाइड कर देना, तो ये निकल के आ जाएगा। यहाँ से ये निकालना है तो ये भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो तुम खुद ढूंढोगे। ये है यूनिट कन्वर्जन। नहीं है तो उसमें मैं बता ही दूंगा। अब एक नई चीज निकल के आई हमारे पास, स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट, जिसको कहते हैं के कैट बाय के एम। के एम हमारी एफिनिटी थी, के कैट हमारे पास टर्नओवर नंबर था। अब ये कहाँ से निकालते हैं, ये हम अगर मान के चलें, ये देखो, अगर हम के एम को मच 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 ग्रेटर देन अगर हम एस मान लें, ठीक है, स्पेसिफिटी सॉरी स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट, तो के कैट के एम ही रहेगा। मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। तो अगर के एम को अगर हम मच 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 ग्रेटर देन एस माने, यानी कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से के एम बहुत 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 ज्यादा है, तो हमारे पास फॉर्मूला माइकलसन मेंटन इक्वेशन का क्या हो जाएगा, वी नॉट इक्वल्स टू वी मैक्स मल्टीप्लाई बाय एस डिवाइडेड बाय के एम प्लस एस। तो अगर के एम एस से बहुत 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 ज्यादा है, यानी कि के एम 1 है और ए एस है 0.00001, तो क्या फर्क पड़ेगा, 1.00001 को हम 1 भी तो लिख सकते हैं। तो क्या सबसेट से फर्क पड़ेगा, तो इसको हम नेग्लेक्ट करके जीरो कर देंगे। कब, जब के एम से एडिशन ले रहा है। मल्टीप्लाई में बहुत फर्क पड़ता है, इतने के मल्टीप्लाई में इसकी वी मैक्स की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में तो फर्क पड़ रहा है, मल्टीप्लाई में नौटंकी नहीं कर सकते, पर एडिशन में तो बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो एडिशन में हम क्या कर सकते हैं, इसको जीरो कंसीडर नेग्लेक्ट नेग्लेक्ट करके जो हमारे पास नई इक्वेशन आ जाएगी वो आएगी वी एम एस बाय के एम। अब ये आ गया। अब कहोगे भैया के कैट कहाँ रह गया, के कैट भी आएगा भाई साहब, सब्र करो, सांस ले लो थोड़ी। ठीक है, तो वी एम हमने क्या पढ़ा था, के कैट इंटू टोटल एंजाइम। तो के कैट इंटू टोटल एंजाइम, एंजाइम कंसंट्रेशन टी, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एस डिवाइडेड बाय के एम। तो यहाँ पे हमें कुछ के कैट बाय के एम जैसा दिख रहा है, ये क्या है हमारे पास, स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट। तो वी नॉट एट के एम मच 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 ग्रेटर देन एस इक्वल्स टू स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट के कैट बाय के एम मल्टीप्लाई बाय टोटल एंजाइम इनटू सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, अब ये कहोगे तुम मल्टीप्लाई में क्यों नहीं चेंज करा, तो एक बात बताओ, 0.001 ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी कि 10⁻⁵ का मल्टीप्लिकेशन क्या तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते भाई साहब, ऐसी तैसी हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, 10⁻⁵ का एडिशन तो नेग्लेक्ट कर सकते हो, पर 10⁻⁵ का जो मल्टीप्लिकेशन, अगर 10 में 10⁻⁵ ऐड करोगे तो इसको नेग्लिजिबल होता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर तुमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। क्या 10⁻⁻4 पूरा अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या नेग्लिजिबल है, नहीं है। ठीक है, अगर ये ऐड कर रहे होते तो नेग्लिजिबल होता, क्योंकि मेजर जो हमारे पास निकल के आता वो 10 निकल के आता। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे थी कि मल्टीप्लाई में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, पर एडिशन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमने वहां पे नेग्लेक्ट करके एस को वी एम एस बाय के एम लिखता है, तो के कैट बाय के एम ई टी एस हो जाता है। तो ये एक और हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ गया। क्या फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास, वी नॉट इक्वल्स टू के कैट, के सी लिख दे रहा हूँ यार, के कैट तुम समझ जाना, बाय के एम मल्टीप्लाई बाय ई टी टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय ई एस। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। अब इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कैटेलिटिक इफिशियंसी। कैटेलिटिक इफिशियंसी कहाँ से निकाल सकते, वी मैक्स बाय के कैट नहीं, अकेला के कैट, ये तो टर्नओवर नंबर है, यहाँ से नहीं निकाल सकते। के कैट बाय मैक्स नहीं, ये क्या है, के कैट बाय के एम। के कैट बाय के एम जिसको हमने स्पेसिफिक एक्टिविटी कहते हैं, स्पेसिफिसिटी जो बोलते हैं हम, उसी को हम कैटेलिटिक एफिशिएंसी भी एंजाइम की बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास के कैट बाय के एम होता है, याद रखना। अब हमने कुछ पढ़ा था पीछे, क्या पढ़ा था हमने, स्पेसिफिक एक्टिविटी इक्वल्स टू क्या, 1 यूनिट ऑफ एंजाइम डिवाइडेड बाय पर एमएल या पर एमजी ऑफ प्रोटीन। तो कुछ क्वेश्चन ये कुछ वैसा ही है। इसमें क्या पूछा है, प्रोटीन कंसंट्रेशन ऑफ क्रूड
प्रिपरेशन वाज 10 mg ml इनवर्स। तो प्रोटीन की कंसंट्रेशन क्या है? 10 mg ml इनवर्स। यही हमारे पास वो थी। यहाँ पे कंसंट्रेशन, अरे यार पीछा जा, 10 mg/ml। ठीक है, mg/ml इनवर्स यही हमारे पास पहले थी। 10 माइक्रोलीटर ऑफ दिस सैंपल, इसका इसका अगर हमने 10 माइक्रोलीटर लिया तो हमें कितनी एक्टिविटी दिखाई दी? 5 माइक्रोमोल मिनट इनवर्स। कितनी दिखाई दी? 5 माइक्रोमोल मिनट इनवर्स। हमें आंसर कितने में निकालना है? यूनिट्स mg। 1 यूनिट कितना था? 1 माइक्रोमोल मिनट इनवर्स मल्टीप्लाई बाय mg इनवर्स। थोड़ा ये, अरे यार आजा। क्या था? मिनट मिनट इनवर्स। ओके, माइक्रोमोल मिनट इनवर्स, ये हो गई हमारे फाइनल यूनिट, ये है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आपको फॉर्मूला याद हो, सीधे फॉर्मूले में रखो, आंसर निकालो, आंसर आपके पास, खुशी। पर एक और तरीका है। एक और तरीका कैसे है? वो होता है यूनिट यूनिट खेलेंगे हम। क्या खेलेंगे? यूनिट यूनिट। अब यूनिट यूनिट अगर हम खेलेंगे तो हमें एक चीज दिख रही है कि माइक्रोमोल पर मिनट तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। कहाँ से? ये। अब डिवाइड में mg आ रहा है, यहाँ पे mg है, यहाँ पे डिवाइड में ml तो नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा? ml को एलिमिनेट करना होगा। ml को एलिमिनेट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 10 माइक्रोलीटर से। तो क्या हो जाएगा? 10 mg मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ml में है, और ये होता है 10 टू द पावर ml, और ये माइक्रोलीटर। तो माइक्रोलीटर होता है -6 डिवाइडेड बाय ml, कितना होगा? 10 टू द पावर -3। ठीक है, ये 10 माइक्रोलीटर है, यानी कि 10 × 10 टू मल्टीप्लाई बाय 10 भी तो कर दो यार। 10 × 10 टू पावर -6 होगा ना, 1 माइक्रोलीटर नहीं है ना। 10 × 10 टू पावर -6 होगा। ठीक है, ये 10 mg/10 टू द पावर -3 ml। ओके, तो अगर इसको हम करेंगे तो 10 टू पावर -3 से ये कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10 टू द पावर -3। ये ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। तो ये हो जाएगा अपने पास 0.1 mg, यानी कि 0.1 mg ऑफ प्रोटीन हमें कितनी यूनिट दे रहा है? 5 माइक्रोमोल पर मिनट की यूनिट दे रहा है। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या हो गई? 5 माइक्रोमोल पर मिनट डिवाइडेड बाय 0.1 mg। 0.1 mg, तो ये हमें दे देगा 50 यूनिट्स mg इनवर्स। माइक्रोमोल मिनट इनवर्स हमारे पास यूनिट्स थी, और 0.1 mg हमने यहाँ से निकाल लिया था। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रखते, डायरेक्ट फॉर्मूले में कैसे रखते, क्या होता? नीचे उन्होंने पूछा था 10 mg हमारे पास क्या है? क्रूड एंजाइम है। ठीक है, प्रोटीन कंसंट्रेशन ऑफ क्रूड, प्रोटीन कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है? यहाँ पे 10 mg/ml है, जिसमें से सिर्फ हमने 10 माइक्रोलीटर लिया है। ठीक है, तो 10 mg का 10 mg से 10 माइक्रोलीटर लेंगे तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे 10 mg मल्टीप्लाई बाय 10 माइक्रोलीटर, पर यहाँ पे मिलीलीटर है, मिलीलीटर को हमें चेंज करना पड़ेगा 10 टू द पावर -3। तो डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -3 लीटर, और 10 टू पावर यहाँ पे हो जाएगा 10 × 10 टू द पावर -6 लीटर। यही चीज़ हमने करी। 10 टू द पावर -3 ऊपर का गया, +3 हो गया, तो 6 में से 3 गया, माइनस का 3 बचा। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3, तो ये हमारे पास हो गया 0.1 mg। क्या इसको हम लिख सकते हैं? 100 डिवाइडेड बाय 1, 1, 2, 3। तो इसको हम कहेंगे 0.1 mg। तो हमने क्या करा? यूनिट्स डिवाइड बाय mg। तो यूनिट्स हमारे पास माइक्रोमोल थी, डिवाइडेड बाय हमने mg करा। तो अगर फॉर्मूला नहीं भी पता हो तो फॉर्मूला डिराइव करा जा सकता है। कैसे करा जा सकता है? अगर आपको यूनिट यूनिट खेलना आता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, गेट पेपर से पहले यूनिट यूनिट खेलना जरूर सीख लेना। यूनिट यूनिट खेलना इंपॉर्टेंट है। वहां पे पेपर में जाके अगर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो एक तो ये नेगेटिव नहीं होती, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, और दूसरे से मैंने यूनिट यूनिट खेल सकते हो, यूनिट यूनिट खेल सकते हो तो फिर निकाल ले जाओगे यार।
नहीं होगा किसी एडिशन वगैरह, सीधे डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन या यूनिट से निकल के आ रहा होगा तो। ठीक है, तो यूनिट यूनिट के हमने खेला। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। ये है हमारे पास के कैट बाय के एम का। अब हमारे हमें पता है कि कैट क्या होता था, क्या होता था, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ईटी। क्या होता था, ईटी, टोटल एंजाइम। और के एम क्या होता था, के एम तो हमारे पास निकालना नहीं है यहाँ पे, के एम पे हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू है। द के एम ऑफ ऑल द रिएक्शन इज 25 माइक्रोमोल। अब यहाँ पे पता है एक चीज, यहाँ पे भी हमें क्या खेलना है, यूनिट यूनिट। क्या दिया है, माइक्रोमोलर। मोलर एम क्या होता है, मोल पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन होता है मोल। मोलर, MOLAR, इसको क्या कहते हैं, मोलैरिटी। कैपिटल एम होता है मोलर और स्मॉल एम होता है मोल्स। ठीक है, ये चीज याद रखना। स्मॉल एम लिखा हुआ है तो मोल्स, और अगर कैपिटल एम लिखा हुआ है तो मोलर। ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमें दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास। क्या है हमारे पास, 18 इंटू 10⁻³ किलो डाल्टन। इट इज फाउंड दैट Vmax ऑफ द एंजाइम इज, Vmax हमें दी हुई है 0.0134 माइक्रोमोल मिनट इनवर्स। सबसे पहले ना क्या होता है, हमें सारी चीज़ें निकलनी होती हैं। ये हमारे पास MW दिया हुआ है, ये हमारे पास VM दिया हुआ है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, व्हेन 1.8 माइक्रोग्राम एंजाइम इज यूज्ड। एंजाइम हमें कितना यूज करा है, 1.8 माइक्रोग्राम हमने यूज करा है। ठीक है, टू द ऐसे, और हमें Km की वैल्यू दी हुई है। Km की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, और हमें Km दिया हुआ है इक्वल्स टू 25 माइक्रो मोलर। और हमें निकालना क्या है, के कैट बाय के एम। अब हम पता है क्या करते हैं, हम दोनों यूनिट देखते हैं, के कैट बाय के एम, ये हमें निकालना है। और फाइनल यूनिट हमारी आएगी मोल सेकंड इनवर्स। हमारी फाइनल यूनिट आनी चाहिए मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब ये यूनिट निकालें तो कैसे निकालें। अब इसमें भी दो तरीके के कैट बाय के एम। के कैट का फॉर्मूला पता है, V बाई ई टी। ई टी की वैल्यू रख देंगे, V की वैल्यू रख देंगे, डिवाइड कर देंगे, सीधे निकल आएगा। या फिर आप यूनिट यूनिट खेल सकते हो, हमारा प्यारा यूनिट यूनिट। तो चलिए खेलते हैं। क्या, पहले सीधे फॉर्मूले में रख के देखते हैं, यूनिट यूनिट मैं बाद में समझाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास V की वैल्यू। ई टी की, पहले से तो हम ई टी की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंजाइम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एंजाइम कैसे होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है हमारे पास, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है हमारे पास, 1.8 माइक्रोग्राम। तो ईटी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, गिवन वेट कितना है, 1.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10⁻⁻3 डाल्टन। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 इंटू 10⁻3। यही है ना, 1.8 माइक्रोग्राम, 18 किलो डाल्टन, डाल्टन्स। अब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल 0.1 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻6 3, और यहाँ पे 1 10⁻⁻1 लिख सकते हैं ना 0.1 को। तो 6 और 3 9 और 1 10, 10⁻⁻10। ये हो गया हमारे पास 10⁻⁻10। तो ईटी की वैल्यू आ गई हमारे पास 10⁻⁻10, ये आ गई। अब हमारे पास क्या है, मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ साइज, फिर इधर नहीं लिख। V की वैल्यू क्या है, 0.0134 माइक्रोमोल पर मिनट, माइक्रोमोल पर मिनट। अब एक चीज और फंसी यहाँ पे, आखिर में हमें सेकंड चाहिए, यहाँ मिनट दिया है तो हमें मिनट भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, अभी हम मिनट में ही रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 0.0134 इंटू 10⁻⁻6 मोल। ठीक है, ये मैं थोड़ा यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, इरेज ऑल इन कर दूँ, पता तो वही है, तो मैं इरेज ऑल इन कर दे रहा हूँ। सही है, ठीक है। तो हमारे पास ईटी कितना निकल के आया था हमारे पास, ईटी मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ। ये हमारे पास निकल के आया था 1.8 मल्टीप्लाई बाय
10⁻³ डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6। तुम्हारे पास ये निकल के आ गया था 10⁻⁻10 अभी हमने निकाला था। तो हमें क्या निकालना है, के कैट। और के कैट की वैल्यू सेकंड में होनी चाहिए, क्योंकि मिनट में तो यहाँ पे दी नहीं हुई, सेकंड में होनी चाहिए। सेकंड में होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे, 0.0134, ये है वेलोसिटी। के कैट क्या था हमारा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल एंजाइम, 0.0134 मल्टीप्लाई बाय माइक्रोमोल है 10⁻⁻6 मोल्स। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मिनट कितना दिया हुआ है हमारे पास, मिनट हमारे पास दिए हुए हैं क्या कहते हैं, मिनट की जगह पे हम लगा देंगे यहाँ पे सेकंड्स। तो कितने हो गए, 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स, एक मिनट में 60 सेकेंड ही तो होते हैं, एक मिनट की जगह पे हमने 60 सेकेंड लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय टोटल एंजाइम की कंसंट्रेशन 10⁻⁻10 मोल्स। मोल 10⁻⁻10 मोल, यहाँ पे 0.0314 मोल था, इंटू 10⁻⁻6 था। कितने थे, मोल। मोल, और यहाँ पे हो जाएगा मोल सेकंड। क्या हो जाएगा, सेकंड। 60 सेकेंड है ना, मोल से मोल हमने कर दिया सेकंड, कैंसिल आउट, तो ये आ गया हमारे पास 0.0134 का 60 से डिवाइड करके देखो। चलो मैं करके देखता हूँ। 0.0134 डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ पे हमारे पास निकल के आता है 0.0। ऐसा नहीं करते ना, मतलब ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। इसको हम करते हैं, इरेजर कहाँ गई, बस इरेजर, पहले हम ये कर लेते हैं, ये 10⁻⁻10 गया ऊपर, प्लस का गया 10⁻⁻10, 10 से 6 गया तो यहाँ पर पास 4 बचा। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गया 0.0134, ये थोड़ा और आसान हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 10⁴। कैसे हुआ, 10 - 6, माइनस का 10 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, तो 10⁴। 10⁴ बचा, यार देख लो, 10⁻⁻6 प्लस का 10 माइनस का 6, तो हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा। प्लस है ये, ठीक है। राइटिंग पे जोर मत देना भाई साहब, मेरे पास पेन और वो नहीं है, माउस से चला रहा हूँ मैं। तो 10⁴, तो एक दो तीन चार, चार है ना, तो ये चारों जीरो उड़ जाएंगे 10⁴ से, है ना। करके देख लो भला, 0.0134 मल्टीप्लाई बाय 1000, थाउजेंड नहीं, क्या 10,000, क्या हो गया, 134 आ जाएगा। तो 134 डिवाइडेड बाय 60, इसको ऐसे ही रहने देते हैं यार, बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो के कैट की वैल्यू हो गई 134/60 सेकंड इनवर्स। क्या ही सेकंड इनवर्स, सेकंड डिवीजन में था, मोल से मोल हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि ये भी तो नंबर ऑफ मोल्स निकाले ना ईटी के, और ऊपर भी हमारे नंबर ऑफ मोल्स देके रखे थे, यहाँ पे सेकंड। ठीक है, अब क्या हो गया, अब यहाँ पे हमारे पास क्या निकालना है, के कैट, के कैट डिवाइडेड बाय के एम। तो के कैट की क्या थी, सेकंड इनवर्स कितनी थी, 134 डिवाइडेड बाय 60 सेकंड इनवर्स। अब के एम की वैल्यू क्या थी, 25 माइक्रोमोल, मल्टीप्लाई बाय 25 कितने, माइक्रोमोल। ठीक है, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में है, हाँ मल्टीप्लाई में है, माइक्रो, यार, मोल। ठीक है, तो माइक्रोमोल यानी कि 10⁻⁻6। तो इसको हम लिखेंगे, इरेज कर दे रहा हूँ, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6, -6 मोलर, और सेकंड, सेकंड भी नीचे आया ना, सेकंड इनवर्स में है। ठीक है, तो अब इसका अगर हम वो करेंगे, क्या करेंगे, मल्ट करो जरा, 134 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय कितना है, 25, तो हमारे पास आएगा 0.089, 0.08934 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 को ऊपर ले गए, तो 10⁻+6। अब हमें आखिरी की वैल्यू 10⁻+4 में दी हुई है, तो हम क्या इसको ये लिख सकते हैं,
8 यानी इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया 8.934, 8.934 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 4। हमारे पास आंसर क्या आ गया? 8.934 हमारे पास आंसर आ गया। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 8.934, ये हमारे पास आंसर आ गया। इंटू 10 to the power 4 हमारे पास पहले से देके रखा हुआ है ये। कितना? मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये तो हमने सीधे सीधे फॉर्मूला फॉर्मूला खेला। अब अगर हम चाहे, हमें फॉर्मूला नहीं पता कि के कैट का फॉर्मूला क्या होता है, के एम का फॉर्मूला, के एम सीधे दिया, के कैट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें एक चीज दिख रही है। क्या दिख रही है? के एम की वैल्यू होनी चाहिए मोलर। क्या है? मोलर। और के कैट की वैल्यू होनी चाहिए सेकंड इनवर्स। क्यों होनी चाहिए? के एम तो हमने मोलर सीधे सीधे, यहाँ पे मोलर इनवर्स है ना, के एम नीचे डिवाइड में है तो डिवाइड में मोल्स आएगा। और के कैट क्या है? सेकंड इनवर्स होनी चाहिए। के कैट ऊपर है पर सेकंड इनवर्स में आ रहा है, तो के कैट की वैल्यू हमारे पास सेकंड इनवर्स में आनी चाहिए। अब सेकंड इनवर्स में लाने के लिए क्या कर सकते हैं? वी मैक्स की वैल्यू हमें किसमें दी हुई है? माइक्रोमोल पर मिनट। तो मिनट को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो, और किसी भी तरह इस मोल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम मोल को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं? अगर हम किसी और चीज़ के मोल से डिवाइड कर दें, तो हम किसके मोल्स निकाल सकते हैं इसमें? एंजाइम के मोल्स। एंजाइम के मोल्स कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हमारे पास एंजाइम का क्या दिया हुआ है? 1.8 माइक्रोग्राम एंजाइम दिया है और उसका मोलिकुलर वेट दिया है और गिवन वेट दिया हुआ है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। फिर नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल हो जाएंगे तो मिनट इनवर्स में आएगा। मिनट इनवर्स को हम वापस सेकेंड इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमें क्रिकेट मिल जाएगा सेकंड इनवर्स में। फिर सेकंड इनवर्स से हम सीधे इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। ये हो गया हमारा कैसे? यूनिट यूनिट करके। हमें नहीं पता क्रिकेट क्या होता है, वी मैक्स बाई ईटी नहीं पता हमें, पर क्या हम यूनिट से निकाल सकते हैं? हाँ, यूनिट से निकाल सकते हैं। क्यों? हमें दिख रहा है कि माइक्रोमोल हमें एलिमिनेट करना है। कैसे कर सकते हैं? एंजाइम के नंबर ऑफ मोल्स निकाल के उसके मोल से डिवाइड कर देंगे तो मोल्स हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और सेकंड इनवर्स हमारे पास यूनिट बचेगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप्स हो कि आपको पसंद आया होगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस बचे हुए, मैंने सारे पीवाईक्यू नहीं कराए यार, इतना बड़ा लेक्चर हो जाएगा अगर मैं सारे पीवाईक्यू कराने बैठा हुआ। तो जो भी आपको अगर कोई क्वेरी हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, कोई पीवाईक्यू, यार टेलीग्राम पे आ जाना ना, डाल देना वहाँ क्वेश्चन में, तो मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। या फिर अगर आपने रिक्वेस्ट करी या कमेंट डाउन करके बताना, मैं अलग से एक वीडियो और बना दूंगा जिसमें मोस्टली जो पीवाईक्यूज हैं एंजाइम के कवर हो जाए। खैर, अभी हमने एंजाइम का जो वो वाला पार्ट था, कौन सा वाला पार्ट था? इनिबिशन वाला पार्ट था, वो हमने अभी कवर नहीं करा है, वो हम आगे कवर करेंगे, मतलब पार्ट 2 में। तो यही था आज की वीडियो के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और नए हो अगर वीडियो पे तो सब्सक्राइब करो यार। इतनी मेहनत से बना रहा हूँ यार वीडियो, बहुत मेहनत लगती है। खुद भी पढ़ो, तुम्हें भी पढ़ाओ, ठीक है ना? तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, अगर तुम्हें अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, और क्या चीज़ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ें मेरे को कमेंट करके बताओ। मेरे को इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे तुम फॉलो कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, यार टेलीग्राम चैनल किस लिए बनाया है? तुम्हारे लिए बनाया है ना। तो आओ ना वहाँ पे, खाली पढ़ने के लिए नहीं है। वहाँ पे और भी लोग हैं और तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं और तुम चीज़ें पढ़ सकते हो वहाँ पे। ठीक है ना? वहाँ पे कुछ स्टडी मटेरियल से लेके कुछ तक तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना? तो टेंशन की कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल पे आओ, मैं गाइड भी कर दूंगा तुम्हें। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक एक अनाउंसमेंट भी है जो कि मैं सोच रहा हूँ करने की, तो नेक्स्ट वीक बताऊंगा। खैर, यही था आज की वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एंजाइम पार्ट 2, दैट इज एंजाइम इनिबिशन। तब तक के लिए बाय।